स्वागत आप सबका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सीए फाउंडेशन की अपनी अगली क्लास में। पिछली मुलाकातों में दोस्तों हमने ऑफर पढ़ा, हमने एक्सेप्टेंस पढ़ा, ऑफर और एक्सेप्टेंस के रूल्स पढ़े, ऑफर और एक्सेप्टेंस में रिलेशनशिप पढ़ी। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ा, हमने कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस पढ़ा। आज दोस्तों ऑफर और एक्सेप्टेंस नाम के टॉपिक का अंत हो जाएगा। ऑफर और एक्सेप्टेंस के अंदर सिर्फ एक आखिरी टॉपिक बचा है, उसका नाम है रिवोकेशन। और आज हम रिवोकेशन करके टॉपिक का ही रिवोकेशन कर देंगे। रिवोकेशन का मतलब जानते होंगे आप, रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन। यूं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ऑफर और एक्सेप्टेंस में सबसे ज्यादा समय दोस्तों इसलिए लगता है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस एक फाउंडेशन स्टोन क्रिएट करते हैं, एक आपकी नींव तैयार करते हैं आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए। आप आने वाले दिनों में कंसीडरेशन पढ़ेंगे, कैपेसिटी पढ़ेंगे, आने वाले दिनों में आप फ्री कंसेंट पढ़ेंगे, और उन टॉपिक्स में देखिएगा आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उन टॉपिक्स को हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम जल्दबाजी में या जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। बहुत आराम से, बड़े धीरे धीरे एक एक बात को समझकर पढ़ेंगे। लेकिन वो जो टॉपिक्स हैं वो ये वाले टॉपिक हो जाने के बाद बड़ी आसानी से समझ आ जाते हैं। मुद्दा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में यही है कि कॉन्ट्रैक्ट का जन्म कैसे होता है। मुझे पता है कि आप नाराज नहीं होंगे, मैं एक बार फिर आपको पूरी जर्नी बताना चाहता हूं कि शुरुआत कहानी की होती है ऑफर से। ऑफर में एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो बन जाता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस में कंसीडरेशन मिल जाता है तो वो बन जाता है अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ मिल जाती है तो वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपने ये सीख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, तो फिर उसके बाद तो जितने भी रूल्स हैं वो इंडिपेंडेंट रूल्स हैं, वो हमारे और आपके बीच में बड़ी आसानी से हमें समझ आ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला एजेंडा है ऑफर और एक्सेप्टेंस की समाप्ति करना। टॉपिक से नहीं दोस्तों, टॉपिक का नाम ही समाप्ति है। आप हेडिंग देखिए, हेडिंग का नाम है रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जानते हैं आप इस रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन, मतलब कि हमने ऑफर कर दिया या हमने एक्सेप्टेंस कर दी, लेकिन हमें लगा कि ये करना नहीं चाहिए था, हमें लगा कि हमसे गलती हो गई। हमने किस आदमी को ऑफर कर दिया, किस इंसान को ऑफर कर दिया, चलो यार वापस ले लेते हैं। या फिर हमने एक्सेप्टेंस कर दी और फिर हमें भगवान ने बुद्धि दी और हमें याद आया, ओहो हम तो कहां बात फंस गए। एक्सेप्टेंस करने के बाद हमें महसूस हुआ कि हाँ करनी नहीं चाहिए थी। तो क्या कोई चांस है, क्या कोई बात है, क्या कोई रास्ता है, क्या कोई संभावना है इस बात की कि हम अपनी करी हुई हाँ को वापस ले लें, हम अपनी करी हुई एक्सेप्टेंस को वापस ले लें? तो इफ इट इज पॉसिबल इट शैल बी डन एज पर द रूल्स टू बी डन टुडे। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेप्टेंस करने के बाद आप वापस ले सकते हैं, मैंने बोला कि अगर ले सकते होंगे तो ये भी पता चल जाएगा आज, और अगर ले सकते होंगे तो किन नियमों के आधार पर लेंगे वो भी पता चल जाएगा आज आप। तो हमें एक तो ऑफर की रिवोकेशन पढ़नी है और एक एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन पढ़नी है। ऑफर को कैसे कैंसिल करें और एक्सेप्टेंस को कैसे कैंसिल करें। पता है दोस्तों, अगर आप इन दोनों में कंपेयर करो ना, ऑफर में और एक्सेप्टेंस में, तो आपको ज्यादा मुश्किल लगेगा कैंसिल करना एक्सेप्टेंस को। भाई एक आदमी ने तो ऑफर करा, अभी तो बात सामने वाले तक पहुंची भी नहीं, अभी तो ऑफर करा, इसका मतलब कहानी अभी शुरू ही हुई है, तो उसको कैंसिल करना बड़ा आसान है। लेकिन सपोज करो कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी उसके ऑफर के अगेंस्ट, somebody offered you something and you said yes to that, और भाई एक बार हाँ करने के बाद ऑफर में जैसे ही एक्सेप्टेंस मिल जाती है, आपको पता होगा प्रॉमिस बन जाता है। अब वो प्रॉमिस बनने के बाद वापस खींचना तो वादा खिलाफी हो गई। You got my point? I'm saying, suppose we want to cancel offer, only offer, that is quite easy. ऑफर को वापस लेना फिर भी कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन आप सोचो एक्सेप्टेंस करने के बाद तो आपका करा हुआ जो ऑफर है वो प्रॉमिस बन जाता है। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलते ही वो केमिकल रिएक्शन हो जाती है और वो प्रॉमिस नाम का जो प्रोडक्ट है वो जन्म ले लेता है। प्रॉमिस पैदा होने के बाद आप सामने वाले से बोल रहे हो नहीं नहीं मैंने हाँ कर दी थी लेकिन सॉरी मेरी तो ना है, सर वो वादा खिलाफी हो जाएगी। So it seems more difficult to take back the acceptance than to take back the offer. लेकिन दोनों के रूल अलग अलग पड़ेंगे। मैंने बस आपको अपनी समझदारी से ये समझाया कि ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों का कैंसिलेशन आज हम पढ़ेंगे, लेकिन ऑफर और एक्सेप्टेंस में देखने से ऐसा लगता है कि ऑफर को वापस करना आसान है एज कंपेयर टू एक्सेप्टेंस, राइट? तो एक बार टॉपिक आप लोग भी ओपन कर लीजिए अपनी अपनी बुक्स में, और बिल्कुल अपना पेन तैयार रखिएगा। जहां जहां जो जो जितना जितना मैं लिखूंगा दोस्तों, उतना उतना आपको भी लिखना है, ठीक है?
आप याद रखिएगा इस बात को कि आपको पेपर के अंदर हर वो चीज लिखनी है जो हमने क्लास के अंदर लिखी है। कुछ बदलना नहीं है, कुछ कम नहीं करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। जो आप क्लास में करते हैं बस वही आपको एग्जाम में खेल कर आना है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर सेक्शन नंबर 4 में लिखा है कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अगर हम अगेंस्ट बात करें, थोड़ा रेड कलर ले लेते हैं, अगर हम अगेंस्ट बात करें उस इंसान की जिसने उसको बनाई, राइट, व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, कि हम उसको वापस नहीं ले सके तो रिवोकेशन कंप्लीट हो जाता है। और जिसको हमने भेजी उसके अगेंस्ट व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। बहुत आसान ये वाली बात है, और मैं तो चाहूंगा कि इस वाली स्लाइड पर हम ज्यादा ध्यान ना दें। दोस्तों, कम्युनिकेशन का टॉपिक जो ऑफर में था, जो एक्सेप्टेंस में था, वही रिवोकेशन में है। प्लीज ध्यान से देखिए कि जिसने रिवोकेशन करी है, हु मेक्स इट, अगर उसके अगेंस्ट देखें तो जब उसने पोस्ट कर दी, जब उसने ट्रांसमिट कर दी, तब यहां पर है पोस्ट, यहां पर है रिसीव। कम्युनिकेशन का टॉपिक आपको याद दिलाऊं, हमने पिछली क्लास में बहुत गंभीरता से करा था। चाहे ऑफर कैंसिल हो, चाहे एक्सेप्टेंस कैंसिल हो, कैंसिलेशन मतलब रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, उसके ऊपर ये स्लाइड है। ये जो रूल इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रूल इस बात का है कि ऑफर हो या एक्सेप्टेंस, जब वो कैंसिल होते हैं और हम सामने वाले को बताते हैं कि हमने ऑफर कैंसिल कर दिया, हम सामने वाले को बोलते हैं कि हमने एक्सेप्टेंस कैंसिल कर दी, तो जब हम कैंसिलेशन की बात करते हैं तो वो बात कब कंप्लीट होती है, कम्युनिकेशन कब पूरा होता है। अगेंस्ट द पर्सन जिसने बनाई, जब उसने पोस्ट कर दी तब, अगेंस्ट द पर्सन जिसको भेजी जब उसे मिल जाए तब। ये बहुत आसान बात है, इसमें आपको कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन कब पूरी होती है, ये उसका टॉपिक है। देखिए, अब एक एक करके ये आपको जरा ध्यान से समझना है। अभी आपने पिछले रूल को जो देखा उसके ऊपर एक बेसिक एग्जाम्पल है, लेकिन इस बेसिक एग्जाम्पल से पहले मैं आपको रूल याद दिलाना चाहता हूं। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन का मतलब क्या है? कैंसिलेशन की कम्युनिकेशन। मैंने आपको पहले ऑफर करा और फिर मैंने आपको दिया हुआ ऑफर कैंसिल कर दिया, तो मेरी कैंसिलेशन वाली बात की कम्युनिकेशन कब पूरी होगी, ये क्वेश्चन है। कैंसिलेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, ये क्वेश्चन। कितने सारे सी हैं इसके अंदर। कैंसिलेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, ये सवाल है यहां पर। तो सपोज करिए मैंने कैंसिल करा, तो जरा आप ध्यान से देखिए, यहां पर ये एग्जाम्पल अच्छे से पढ़िएगा कि ऑफर की कैंसिलेशन। इफ यू मतलब यू, आप मेरे दोस्त, यू रिवोक योर प्रपोजल मेड टू बी बाई टेलीग्राम। आपने पहले तो मुझे कोई ऑफर भेजा। अब उदाहरण समझना आपके लिए आसान है, क्योंकि कहानी में मैं और आप मिल गए हैं। कोई राम श्याम मोहन राकेश नहीं है, आप और मैं एक दूसरे को ऑफर और एक्सेप्टेंस करने वाले थे। आपने मुझे एक ऑफर भेजा था, लेकिन अब आपने मुझे एक टेलीग्राम भेज दिया और ऑफर को आप कैंसिल करना चाहते हो। तो आप जरा ध्यान से उदाहरण देखो। इफ यू रिवोक योर प्रपोजल, इफ यू, देखो आगे मत पढ़ना बिल्कुल, तुम्हें कसम है सीए फाउंडेशन की, बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। आगे तो तुम्हारी पढ़ाई अपने आप ले जाएगी। फिलहाल भाई के साथ धीरे 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 पढ़ो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप रूल पढ़ो क्या लिखा है। इफ यू रिवोक, उतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ रहा हूं। इफ यू रिवोक योर प्रपोजल मेड टू मी, मतलब ये कौन है? आपका मास्टर राघव। ठीक, ये यू कौन है? यू द ग्रेट, राइट, आप स्वयं। आपने मुझे एक प्रपोजल करा था और अब आप उसको करना चाहते हो कैंसिल, और आपने मुझे क्या भेज दिया? टेलीग्राम। तो रिवोकेशन विल बी कंप्लीट, कैंसिलेशन कब पूरा होगा? जब आपकी बात चल रही है एज फार एज यू आर कंसर्न। देखो सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने, एज फार एज यू आर कंसर्न। भाई आपने भेज दी ना, तो आपके लिए, आपकी तरफ से, आपके संबंध में कम्युनिकेशन कब पूरी हो गई? जब आपने डिस्पैच कर दिया, खत्म बात। भाई अगर आपकी बात करें तो आपने तो पोस्ट कर दिया ना, और दोस्तों जब आपने पोस्ट कर दिया तो आपका काम खत्म हो गया। आपने पहले मुझे ऑफर भेजा, इस समय ऑफर की बात नहीं चल रही,
ऑफर के बाद आपने मुझे एक और चिट्ठी भेजी, किस बात की? कैंसिलेशन की। मैं इसलिए ज्यादा ध्यान पिछले स्लाइड पर आपको नहीं दिलवाना चाहता था क्योंकि ये रूल बहुत कॉमन सेंस का है। आप सोचिए, आपने मुझे एक चिट्ठी भेजी, एक टेलीग्राम भेजा जिसमें आपने लिखा आई कैंसिल माई ऑफर, आई कैंसिल माई ऑफर, आई कैंसिल माई ऑफर। ठीक, तो अगर हम आपकी बात करें तो आपके संबंध में, आपकी तरफ से, आपके लिए विद रिस्पेक्ट टू यू कम्युनिकेशन कब पूरी हो गई? जब आपने डिस्पैच कर दिया, बात खत्म, आपकी बात पूरी हो गई। लेकिन as far as I am concerned, I मतलब the me, Raghav, and you are you, right? The great. It will be complete only when I receive the telegram. ठीक है सर, बड़ी क्लियर सी बात है। भेजने वाले के लिए कम्युनिकेशन कब पूरी होती है? जब वो भेज दे। और रिसीव करने वाले के लिए कम्युनिकेशन कब पूरी होती है? जब वो रिसीव कर ले। बड़ा क्लियर सी बात है। वो तो एक्सेप्टेंस वाले चक्कर में था बड़ा मुश्किल सा कि इसके अगेंस्ट पूछे तो ये वाली डेट लेना है, इसके अगेंस्ट पूछे तो ये वाली डेट लेना है, ऑपोजिट वाली डेट लेनी थी। यहां पर टॉपिक का नाम था कम्युनिकेशन किसकी? रिवोकेशन की, कैंसिलेशन की। जब हम चिट्ठी भेज रहे हैं अपने ऑफर को खत्म करने के लिए, जब हम चिट्ठी भेज रहे हैं अपनी एक्सेप्टेंस को खत्म करने के लिए, जब हम चिट्ठी भेज रहे हैं इस बात के लिए कि हमने ऑफर या एक्सेप्टेंस कैंसिल कर दी, तो भेजने वाले के लिए कब पूरा हुआ? जब भेज दिया। रिसीव करने वाले के लिए कब पूरा हुआ? जब रिसीव हुआ। तो फिलहाल ये ऑफर का रूल आपको समझ आया? बिल्कुल ऐसा ही है एक्सेप्टेंस का रूल। ये देखिए आप, एक और एग्जाम्पल। अब याद करिएगा, आपने मुझे ऑफर भेजा था, आपने कैंसिल नहीं करा, मैंने आपको एक्सेप्टेंस दे दी थी, अब मैं वो कैंसिल करना चाहता हूं। देखो आप, as regards revocation of acceptance, if you go by the above example, I can revoke my acceptance by a telegram. भाई मैं टेलीग्राम भेजकर आपको एक्सेप्टेंस दे चुका और फिर दोबारा टेलीग्राम भेजकर अपनी एक्सेप्टेंस क्या करना चाहता हूं? कैंसिल। This revocation of acceptance by me will be complete when I dispatch, right? It will be complete when it reaches you. ध्यान से देखिएगा, मेरे लिए तो जब मैं डिस्पैच कर दूं और आपके लिए जब आप उसे रिसीव कर दो। तो मैं वही तो बता रहा हूं आपको बार बार, भाई एक्सेप्टेंस मैंने आपको करनी थी, कर दी। अब एक्सेप्टेंस करने के बाद मैं उसे कैंसिल करना चाहता हूं। तो अब जो मैं एक्सेप्टेंस अपनी कैंसिल करना चाहता हूं, कैंसिल करने के लिए पूछा जा रहा है कि कैंसिलेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। रूल तो वही है, भेजने वाले के लिए कम्युनिकेशन तब पूरी हो गई जब हमने भेज दी, और प्राप्त करने वाले के लिए, रिसीव करने वाले के लिए कम्युनिकेशन तब पूरी हुई जब उसने रिसीव कर ली। तो कुछ आसान सा नहीं लग रहा आपको? भाई सेंडर के लिए कम्युनिकेशन पूरी हो गई सेंड पर, और रिसीवर के लिए कम्युनिकेशन पूरी हो गई रिसीव पर। दोस्तों, अगर तुम अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हो, सीए फाउंडेशन में श्योर शॉट 100% सक्सेस पाना चाहते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ यू शुड गो बाय माय वर्ड्स। जो मैं कह रहा हूं उस पाथ पर, उस रास्ते पर, उस सड़क पर चलते रहो, रोशनी दिखे या अंधेरा। हो सकता है आपको मेरी बात सुनने में बड़ी अजीब लगे कि बस इतना पी जाओ कि रिवोकेशन में जब सेंडर ने सेंड करी तो उसके लिए कंप्लीट, और जब रिसीवर ने रिसीव करी तो उसके लिए कंप्लीट। कितना प्यारा खेल है, आप सोचिए। तो यहां पर दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए थे, मैं दोनों चाहता हूं कि आप एक एक बार पढ़ लें। यहां पर लिखा है, देखिए यहां पर लिखा है, इफ यू रिवोक योर प्रपोजल मेड टू मी, अगर आप रिवोक करोगे प्रपोजल, तो एज फार एज यू आर कंसर्न, जब आपने डिस्पैच कर दिया, एज फार एज आई एम कंसर्न, जब मैंने रिसीव कर लिया। और अगर दूसरी बात करें एक्सेप्टेंस की, तो भी वही पॉइंट लिखा है, जो कैंसिल करेगा वो चिट्ठी लिखेगा, जो कैंसिल करेगा वो टेलीफोन करेगा, टेलीग्राम लिखेगा, पोस्ट करेगा, ईमेल करेगा, बताएगा। तो जो बताएगा उसके तो बताने पर, और जो सुनेगा उसके सुनने पर, जो चिट्ठी भेजेगा उसके भेजने पर, और जो रिसीव करेगा उसके रिसीव करने पर पूरी हो जाएगी, बात खत्म। कोई दोस्तों इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। व्हेन कैन एन ऑफर बी रिवोक्ड, ये है काम का सवाल। ध्यान से सुनिएगा कृपया। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, आप चाहें तो पॉज करके, रिवाइंड करके अब तक का वीडियो दोबारा देख लीजिए। अगर जरा सा भी शक, शिकायत आपको कोई हो तो आप पहले उसे सॉल्व कर लीजिए और फिर आगे बढ़िएगा। आगे आने वाले टॉपिक धीरे धीरे कीमती होते चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो अब तक आपने पढ़ा वो कीमती नहीं था।
अब तक जो आपने पढ़ा वो तो जरूरी इंग्रेडिएंट था, बिना उसके आगे मामला बनता नहीं। फिलहाल अब हम कम्युनिकेशन के संसार से बाहर आ गए, अब हम कम्युनिकेशन की बातों से ऊपर उठ चुके हैं। कौन सी चिट्ठी कब पहुंची ये बस रहने दो ना, हो गई बात पूरी। ऑफर में, एक्सेप्टेंस में और रिवोकेशन में, सब में कम्युनिकेशन का पॉइंट था। ऑफर कब पूरा पहुंचता है, एक्सेप्टेंस कब पहुंचती है, रिवोकेशन कब पहुंचता है, न जाने क्या क्या। अब सवाल उठता है कि क्या ऑफर को हमेशा रिवोक करा जा सकता है? When can an offer be revoked? भाई प्लीज समझिए कि आपका ऑफर तब तक रिवोक हो सकता है जब तक वो एक्सेप्ट ना हो जाए। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं वो उदाहरण जब हमने क्लास के अंदर सीखा था कि ऑफर क्या है। मैं जरा 1 मिनट इसको हटा दूं। अब आप याद करिए आपने क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि ऑफर जो होता है वो होता है गन पाउडर, बारूद, विस्फोटक पदार्थ, याद है आपको। और आपने पढ़ा था कि जो एक्सेप्टेंस होती है वो होती है मैच स्टिक या मैच बॉक्स, माचिस। अब आप सोचिए कि अगर माचिस की डिबिया से तीली निकालकर आपने जला दी और बारूद जला दिया आपने, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल गए और आग उत्पन्न हो गई, तो बारूद कहां से वापस होगा? हमारा टॉपिक आज का इस समय का, इसी पल का ये है, When can an offer be revoked? सवाल क्या है हमारा? When can an offer be revoked? When can an offer be revoked? समझ आया? ऑफर को रिवोक कब कर सकते हैं, यह है क्वेश्चन। तो ऑफर को तब तक रिवोक कर सकते हैं जब तक वो एक्सेप्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो आग लग जाती है। कैसे? ऑफर अगर बारूद है, ऑफर अगर विस्फोटक पदार्थ है, ऑफर अगर गन पाउडर है और एक्सेप्टेंस अगर माचिस है, तो आप सोचिए अगर दोनों मिल गए तो इनके मिलन से जो अग्नि उत्पन्न होगी, इनके मिलने से जो आग जलेगी, उसका सवाल का जवाब दीजिए, कौन जिम्मेदार होगा? आप कह रहे हो कि आपने आतिशबाजी का एक पटाखा लगाया छत पर रॉकेट छोड़ने के लिए। आपने किसी की आवाज सुनी और उसने कहा रॉकेट मत छोड़, लेकिन आप तो आग लगा चुके थे उसमें, तो अब तो वो छूट चुका, अब कैसे छोड़ेंगे रॉकेट को? राइट? मेरा कहने का मतलब है कि वो आतिशबाजी, वो अनार, वो बॉम्ब, वो चटाई जिसमें आप चिंगारी चिपका चुके, तो वो तो हाथ से निकल गई। वही बात मैं बता रहा हूं आपको कि आपको याद होगा सर विलियम एंडरसन क्या कहते थे। सर विलियम एंडरसन ने कहा कि ऑफर बारूद है, गन पाउडर है, आग लगाओ तो जल जाएगा, और एक्सेप्टेंस आग लगाने का सामान है, माचिस। तो अगर माचिस गन पाउडर से मैच हो गई तो फिर तो कुछ वापस हो नहीं सकता, फिर तो लगनी थी जो लग गई। इसलिए कहते हैं कि ऑफर को कैंसिल करा जा सकता है, हमारे गन पाउडर को वापस लिया जा सकता है। कब तक? जब तक ये जो एक्सेप्टेंस नाम की माचिस है ये यहां नहीं आ जाती, क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस नाम की माचिस यहां पर आ गई तो आग लगा देगी। तो रूल बताओ क्या बना? पहले मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं, प्रश्न क्या था। प्रश्न दिखाता हूं मैं आपको क्या था। प्रश्न ये था, When can an offer be revoked? ऑफर को कब रिवोक कर सकते हैं, ऑफर को कब कैंसिल कर सकते हैं? तो मैंने आपको अपने शब्दों में क्या बताया इससे पहले कि वो क्या हो, एक्सेप्ट। ये देखिए आप, ये हाथ मिलते हुए दिख रहे हैं आपको, और वो जो बीच में दरार जा रही है उसी का नाम है रिवोकेशन। वो जो बीच में दरार जा रही है उसी का नाम है कैंसिलेशन। वो जो बीच में दरार जा रही है उसने हमारे अच्छे खासे करे हुए ऑफर को वापस करवा दिया। ऑफर हमारा क्या हो गया, रिवोक। ये देखिए आप, इसको पहले हटा देते हैं। देख लिया ना पिक्चर, फोटो आप ही के लिए निकाल कर लाता हूं मैं, देखो बढ़िया सी दुनिया से। वाह, हट जा। और ये हम जरा पढ़ते हैं, ये देखो, ऑर्डिनरीली द ऑफरर कैन रिवोक हिज ऑफर बिफोर इट्स एक्सेप्टेड।
मैं भी यही कह रहा था, आप सुनते नहीं भाई की बातें। ऑफर यदि एक्सेप्ट हो जाता है तो ऑफर का नामकरण तक तो हो जाता है प्रॉमिस के रूप में। ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाता है दोस्तों तो ऑफर ऑफर रहता ही नहीं, वो तो प्रॉमिस बन जाता है। आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, अब वापस लोगे तो अदालत जाना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि आपने ऑफर करा तो कहानी तो आपने शुरू करी थी, अब आप ही बैकआउट कर रहे हो, तो यह गलत बात है। सामने वाला अदालत पहुंच जाए तो फिर देख लेना क्या होगा। करे हुए ऑफर को वापस ले सकते हो इससे पहले कि सामने वाला क्या जवाब दे, हाँ, या फिर उसे समझा दो कि तो हाँ मत करियो, आपको ऑफर अपने आप खत्म हो जाएगा। इफ ही डज सो द ऑफरी कैन नॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सेप्टिंग द रिवोक्ड ऑफर। अगर आपने रिवोक कर दिया तो फिर एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो चलिए पहले मैं अपने शब्दों में लिखकर आपको दिखाता हूं और आप उसे नोट करिए। ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। सर ये तो पहले से लिखा हुआ है, हम क्यों लिखें, चुपचाप लिख लो। देखो बिल्कुल बदमाशी मत करना, मैं जो कह रहा हूं लिखते रहो साथ साथ। तुम्हें लगे कि ये नहीं लिखना चाहिए तो तुम अपना लगाना अलग रख दो, ठीक है। जो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं वो आप माने, कृपया लिखें। इसका फायदा हो या नुकसान कोई बात नहीं, क्लास में मास्टर के रूल चलते हैं, ओके। चलो दूसरा पॉइंट, इफ ऑफर गेट्स एक्सेप्टेड। अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो क्या होगा, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो ये प्रॉमिस बन जाता है। इफ ऑफर गेट्स एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड देन इट विल क्रिएट responsibility which cannot be cancelled. It will create responsibility which cannot be cancelled. ये एक प्रकार की जिम्मेदारी पैदा कर देगा, वो प्रॉमिस जिसको आप वापस नहीं ले सकते। तीसरा पॉइंट, सो ऑफर कैन बी कैंसल्ड only before acceptance and not afterwards. ऑफर को एक्सेप्टेंस से पहले तो कैंसिल किया जा सकता है और उसके बाद नहीं किया जा सकता। लिख लिया जी आपने, इसको अच्छे से लिख लीजिए आप, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो भी आप लिखते हैं ना, आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाउंडेशन में आप हैं। देखिए वो एक ऐसा लेवल है आप लोगों के एजुकेशन का कि ना तो आप बहुत आगे हैं और ना आप बहुत पीछे हैं। आप 12 साल की प्रोफेशनली एकेडमिक स्ट्रक्चर्ड स्कूलिंग करके आए हैं। मतलब मैं तो फर्स्ट क्लास से पहले की प्रेप की और एलकेजी यूकेजी की मान ही नहीं रहा, मैं तो आपको फर्स्ट से 12 बता रहा हूं। 12 बड़े साल आपने अपनी एजुकेशन ली स्ट्रक्चर्ड वे में। जैसे ही आप 12th क्लियर करके फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में घुसते हैं तो हल्का सा कभी कभी अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है, क्योंकि आप डेली स्कूल नहीं जा रहे होते। तो यहां पर आपकी पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मान लो स्कूल में टीचर ने आपसे कहा कमल घर चल, इस लाइन को 50 बार लिख कर लाना, तो आपने यू डिडंट इवन केयर के इससे क्या फर्क पड़ेगा, आपने 50 बार लिख दिया कमल घर चल। वाई? बिकॉज टीचर हैज सेड सो। यहां पर कोचिंग सेंटर्स में, ट्यूशन सेंटर्स में आप लोग बहुत बिल्कुल अपना दिमाग चलाने लगते हो। सच बता रहा हूं, आप लोगों को ऐसा लगने लगता है टीचर ने ये क्यों बोला, टीचर ने ये क्यों बोला। स्कूल में आप स्कूल के हिसाब से चलते थे और कोचिंग सेंटर्स में आप चाहते हो कि कोचिंग सेंटर आपके हिसाब से चलने लगे। आपकी चाहत बिल्कुल सही है भाई, आपकी चाहत पूरी करेगा। आपको जैसे चाहिए, जो चाहिए मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक। हर समस्या का समाधान राघव गोयल, मतलब मैं। लेकिन दोस्तों आपको यह भी बात माननी पड़ेगी कि सपोज करिए पहली और तीसरी लाइन आपको पढ़ने के बाद ऐसी लग रही है कि एक जैसी है, तो कोई बात नहीं ना। स्कूल में भी हमने लिखा था 100 बार कमल घर चल, कमल घर चल, कमल घर चल, तो समझ लो 2 बार यहां पर भी मास्टर ने लिखवाया। आपको देखो अपने टीचर्स पर अंधविश्वास वैसे कहीं करना नहीं चाहिए, लेकिन यहां कर लेना चाहिए। टीचर अगर कहे दिन में रात तो रात, घोर रात, अमावस्या वाली,
कृपया समझने की कोशिश करें कि आप जो अपने दिमाग से सोचते हैं उसके लिए भी जीवन पड़ा है। वंस यू क्लियर योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मैं इंटर में भी आपके साथ हूं, फाइनल में भी आपके साथ हूं, तो जब हम इंटरमीडिएट और फाइनल में मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद आप बाजार में पहुंचेंगे, तब आपकी बुद्धिमत्ता इतनी हो चुकी होगी कि आप जो कहेंगे वो सही होगा, जो करेंगे आप, क्योंकि आपके सिग्नेचर से साइन करी हुई बैलेंस शीट बैंक मांगेंगे, आपके साइन करी हुई बैलेंस शीट सरकार मांगेगी, मतलब आपने दस्तखत कर दिया तो हम मान लेंगे कि हिसाब किताब सब सही है। सोचिए कितनी वैल्यू है आपके साइन की। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये छोटी छोटी मेहनत तो कर लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये ना सोचें कि इतना सारा मेहनत, इतना सारा काम आपसे क्यों करवाया जा रहा है। तो मैं पहले आपको दिखा दूं, सवाल था कि ऑफर कब रिवोक होता है। ऑफर को आपने बताया कि ऑफर कब रिवोक होता है, इससे पहले कि वो एक्सेप्ट हो जाए। अगर एक्सेप्ट हो गया तो बारूद में आग लग जाएगी, फिर वो कैंसिल नहीं हो सकता। अब एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकती है, स्वीकार करने वाली चीज एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकती है। अब जरा ध्यान से देखें, ये देख रहे हैं आप, पहले तो एक्सेप्टेंस कर दी, समझौता बन गया, प्रॉमिस हो गया, फिर ऐसे दरार सी पड़ जाएगी, देखो बीच में ये चल रही है दरार। तो हम नहीं चाहते कि ये दरार पड़े, हम नहीं चाहते कि वादा करने के बाद खिलाफत हो, हम नहीं चाहते कि वादा करने के बाद हम मना करें, हम नहीं चाहते कि एक्सेप्टेंस कर दी फिर हम हाथ खींचे बाद में। तो इसलिए ये रूल बताया गया कि कब ऐसा हो सकता है, या हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, कि हमने पहले तो हाँ कर दी, खूब जोशो खरोश में, अरे व्हाई नॉट, यस 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 हमारी तो हाँ है, फिर बोले हो हमें तो ना करनी थी। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि पहले तो हमने हाँ कर दी और फिर उसके बाद ना करना चाहते हैं? सो यस, इट्स पॉसिबल। लेट्स सी हाउ इट इज पॉसिबल। ध्यान से देखिएगा, हाँ जी, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड। वाह भाई वाह। तो चलो, पहली बात, कानून हमसे ये तो नहीं कह रहा कि एक्सेप्टेंस कैंसिल ही नहीं हो सकती। आप अभी बताऊं, आगे एक टॉपिक पढ़ोगे इंग्लैंड का लॉ वर्सेस इंडिया का लॉ। अभी मैं इसी एक दो स्लाइड के बाद आ जाएगा, आप पढ़ोगे इंडिया का रूल इसके लिए क्या है रेवोकेशन को लेकर, और इंग्लैंड में क्या रूल है। क्योंकि दोस्तों, वो जब हम ब्रिटेन के स्लेवरी में थे, इंडिया वॉज कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड, हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो अंग्रेजों की सरकार ही यहां पर कानून बनाती थी। 1872 का ही जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ आप पढ़ रहे हो उन्हीं का बनाया हुआ है। तो उन्होंने सारा कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रोविजंस है वो वहीं से अडॉप्ट करे, कुछ डिफरेंस को लेके। तो अक्सर हमारे कानून का कंपैरिजन करा जाता है इंग्लिश कानून से। अक्सर कानून जो हमारे हैं वो इंग्लैंड के कानून से प्रेरणा लेकर बनाए गए हैं। तो कई बुक्स में आपको मिलेगा कि यही टॉपिक अगर इंग्लैंड में देखें तो ऐसे होता है और इंडिया में देख रहे हैं तो ऐसे होता है। तो इंग्लैंड में जैसे भी होता है वो क्यों होता है हमें उसके चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन अगर आपके इंस्टीट्यूट की किताब में रिवोकेशन को लेकर कंपैरिजन दिया है कि इंडिया में ये होता है और इंग्लैंड में ये होता है, तो मैं पढ़ाऊंगा। वहां पता है क्या लिखा है? इंग्लैंड का कानून है कि अगर एक बार एक्सेप्टेंस कर दी तो कर दी, मतलब आपने जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एक बार एक्सेप्टेंस करने के बाद कोई चांस ही नहीं है कि आप उसे कैंसिल कर सकें। एक बार एक्सेप्टेंस करने के बाद भले ही आपकी एक्सेप्टेंस की चिट्ठी वहां पहुंची कि नहीं पहुंची, अगर आपने एक बार एक्सेप्टेंस की चिट्ठी पोस्ट भी कर दी ना, तो बस अब आप कॉन्ट्रैक्ट में फंस गए। और अगर आप पीछे लगा हटना चाहते हो तो आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे, कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। हाँ कहने के बाद ना कहने का कोई स्कोप नहीं है इंग्लैंड में। यहां पर देखिए आप क्या लिखा है, एन एक्सेप्टेंस में भी रिवोक्ड। हम तो हाँ करके ऐसे ना करते जैसे कोई बात ही नहीं हुई थी, पहले कह दिया हाँ कल पक्का मिलेंगे, आज ना मिल नहीं पाऊंगा। तो ऑफर को आप वापस ले सकते हैं, उसी प्रकार एक्सेप्टेंस को भी आप वापस ले सकते हैं। ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों करने के बाद वापस लिए जा सकते हैं। एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। इससे पहले कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो, और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? जब वो पहुंचती है एक्सेप्ट करने वाले के अगेंस्ट, जब वो सामने वाले तक पहुंचती है। तो इससे पहले भाई आपको मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं, आपको लगेगा मैं बहुत कुछ याद दिलाता रहता हूं, मेरा काम है आपको याद दिलाना। आपको याद है मैंने आपसे कहा था धनुष से निकला बाण वापस नहीं लिया जा सकता, बंदूक से निकली गोली वापस नहीं ली जा सकती, मुख से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, करी हुई एक्सेप्टेंस तो वापस हो सकती है। क्योंकि सर भले ही बंदूक से निकली गोली वापस नहीं जा सकती, लेकिन मान लो गोली चल रही है तो ऐसे तो हो सकता है कि ये बचकर निकल जाए और गोली आगे हो जाए। ऐसे तो हो सकता है कि बाण धनुष से निकला,
जो बाण लगना था वो ऑब्जेक्ट को लगने की जगह कहीं और लग जाए। मेरा कहने का मतलब है कि हमने एक्सेप्टेंस की चिट्ठी भेजी और अब हम नहीं चाहते कि हमारी हाँ पहुंचे, तो इससे पहले के एक्सेप्टेंस की चिट्ठी पहुंचे उसे कहीं और डाइवर्ट करा दो। इससे पहले के एक्सेप्टेंस की चिट्ठी पहुंचे आपका ना का टेलीग्राम पहुंच जाना चाहिए। इससे पहले कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो, ये देखिए आप, ये देखिए, इससे पहले कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो, इससे पहले कि आपकी एक्सेप्टेंस पहुंचे, इससे पहले कि आपकी एक्सेप्टेंस के बारे में सामने वाले को नॉलेज हो, आप उससे कह दो कि भाई मैंने गलती से हाँ लिख दी थी एक चिट्ठी पे, वो तेरे पास पहुंचेगी, तो उसे ना समझ ली और ना वाली चिट्ठी पहले भेज दो, तो बात खत्म हो गई। इससे पहले के बंदूक से निकलने वाली गोली किसी के शरीर को जाकर लगे, उसका शरीर वहां से हटवा दो। इससे पहले के ऑब्जेक्ट को आपने गोली मारी, तीर मारा आपने, तो इससे पहले के तीर अपने ऑब्जेक्ट को जाके टच करे, वो ऑब्जेक्ट वहां से हटा दो, तो बात खत्म। इससे पहले कि आपकी एक्सेप्टेंस सामने वाले तक पहुंचे, आप कुछ अपनी ना वाली चिट्ठी वहां पहुंचा दो कि भाई मेरी तो ना है, बाद में जो चिट्ठी आएगी आती रहेगी। लेटर इज बेटर थोड़ी होता है यहां पर। इसका मतलब दोस्तों पिछले और अगले इन दोनों पॉइंट्स में मुझे तो एक ही बात समझ आई कि ऑफर भी कैंसिल हो सकता है इससे पहले कि वो पहुंच जाए, इससे पहले कि वो एक्सेप्ट हो जाए। उसी प्रकार एक्सेप्टेंस भी कैंसिल हो सकती है इससे पहले कि वो पहुंच जाए। ये देखिए आप, मैंने कहा था ना आपको कंपैरिजन ऑफ इंडियन एंड इंग्लिश लॉ पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन उस कंपैरिजन से पहले मुझे आप भरोसा दिलाइए कि आपको यह समझ आ गया कि एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है, एक्सेप्टेंस कैंसिल हो सकती है, लेकिन एक्सेप्टेंस कब से पहले कैंसिल हो सकती है? इससे पहले कि वो पहुंच जाए। इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इंडिया का इंग्लैंड से कंपैरिजन करेंगे, इंडिया और इंग्लैंड का मैच करवाएंगे हम कानून की दुनिया में। बाकी वाला तो होता ही रहता है, ये वाला भी होना चाहिए। आइए देखिए दोस्तों, जस्ट लाइक ऑफर कॉमा acceptance can also be just like offer, acceptance can also be, acceptance भी हो सकती है क्या? can also be revoked, revocation of acceptance, revocation of acceptance is possible, revocation of acceptance is possible कब तक? Before the acceptance reaches its destination, इससे पहले कि एक्सेप्टेंस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। समझते हैं कौन सी डेस्टिनेशन? वो ऑफरर जिसको हम कर रहे हैं। इट मींस acceptance can be cancelled. It means acceptance can be cancelled before it converts. Acceptance can be cancelled before it converts offer into promise. ऑफर को प्रॉमिस में वो कन्वर्ट करे, इससे पहले आप अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकते हैं। भाई अगर वो पहुंच गई वहां पर, अगर एक्सेप्टेंस पहुंच गई तो एक्सेप्टेंस के पहुंचने के बाद तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। ऑफर आपको याद है ना, ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो वो यहां पर लिखा है कि इससे पहले कि वो ऑफर को प्रॉमिस बनाए, इससे पहले कि ऑफर का रूप बदले, इससे पहले कि आपकी एक्सेप्टेंस वहां पहुंचकर नाम चेंज कर दे ऑफर का, आप अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकते हैं। राइट, इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, समझ के लिख लीजिए, जैसे जैसे आपको लिखना है वैसे वैसे लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ इंडियन एंड इंग्लिश लॉ रिगार्डिंग रिवोकेशन। देखिए पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आप देख पा रहे होंगे ये इंडिया और इंग्लैंड का फ्लैग है। सेंटर में कर लेते हैं, नजर आया? ठीक, इससे क्या नजर आ रहा है आपको कि दोनों में फ्रेंडली रिलेशंस हैं, दोनों के झंडों का हम इक्वल सम्मान कर रहे हैं। दोनों में यहां पर क्या नजर आ रही है हमें? सिमिलैरिटी।
सिर्फ पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, टॉपिक का नाम ऑब्जर्व नहीं करना। आप लोग ना कुछ ज्यादा ही एडवांस चलने लगते हो, मुझे पता है कभी कभी आप बहुत आगे पहुंच जाते हो। सिर्फ ये देखो कि यहां पर इन दोनों नक्शों, इन दोनों झंडों में, इंडिया और इंग्लैंड में आपको क्या नजर आ रहा है कि यहां पर सिमिलैरिटी है, ठीक है ना। अब आप देखो दूसरी पिक्चर देखो, यहां पर तो हम क्रिकेट की दीवानगी में हम समझ पा रहे होंगे कि यहां पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है, यहां पर इंडिया एंड इंग्लैंड ऑपोजिट पार्टीज हैं। यहां पर हम सिमिलैरिटी में नहीं है, यहां पर हम डिफरेंसेस में है। यहां पर अगर हम सिमिलैरिटी में होते तो इंग्लैंड से कहते बेटे तू जीत जा, लेकिन हमारे खून में ऐसा थोड़ी है कि हम इंग्लैंड से कहेंगे तू जीत जा। पिच उनकी हो या हमारी, जीतना तो हमें ही है ना। तो इंडिया और इंग्लैंड में अगर आप सोचिए कि इंडिया और इंग्लैंड आपस में ऑपोजिट है, तो यहां पर क्या है ऑपोजिट, यहां पर सिमिलैरिटी नहीं है, यहां पर क्या है डिफरेंसेस। यहां पर क्या है बताइए, डिफरेंसेस, अंतर है। तो जानते हैं आप ये तस्वीरें मैंने क्यों आपको दिखाई, क्योंकि मैं आपको याद दिलाता हूं कि पहला जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन, कंपैरिजन ओवर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, और ये वाला टॉपिक था कंपैरिजन ओवर रिवोकेशन ऑफ ऑफर। जब हम ऑफर को कैंसिल करने की बात करते हैं तो इंडिया और इंग्लैंड में क्या है सिमिलैरिटी, और जब हम एक्सेप्टेंस को कैंसिल करने की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस को कैंसिल करने की बात करते हैं तो इंडिया और इंग्लैंड में है डिफरेंस। वही तो मैं आपको बता रहा था, अगर आप ऑफर को कैंसिल करने की बात करेंगे तो इंडिया भी कहता है कि ऑफर कैंसिल हो सकता है, इंग्लैंड भी कहता है, भारत और इंग्लैंड दोनों ये कहते हैं कि ऑफर करा हुआ वापस हो सकता है। इंडिया और इंग्लैंड में दोनों में सिमिलैरिटी है, किस बात को लेकर, ऑफर की कैंसिलेशन को लेकर। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया था कि विदेश में, इंग्लैंड में, लंदन में नियम क्या है कि अगर एक बार आपने एक्सेप्टेंस कर दी तो अब आप वापस नहीं कर सकते। अगर आपने एक्सेप्टेंस कर दी तो फिर आपको अगर वापस हटना है तो आपको कॉम्पेंसेशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन भारत में नियम क्या है, इससे पहले के एक्सेप्टेंस सामने वाले तक पहुंचे, इससे पहले के एक्सेप्टेंस सामने वाले की नॉलेज में आए, इससे पहले कि उसे पता चले कि आपने एक्सेप्ट कर दिया, आप अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने ये दो पिक्चर्स आपके सामने रखी, मैं आपको दिखाता हूं पहले कि वो दो पिक्चर्स क्या थी। एक बार दोबारा से मेरे साथ वो पिक्चर्स देख लीजिए। इन पिक्चर्स को देखकर आपके दिमाग में बस जाएगा। सबसे पहली तस्वीर ये वाली थी, सिमिलैरिटी वाली। ये देखिए ये वाली तस्वीर, भारत और इंग्लैंड का नक्शा, वो झंडा इस समय आप देख रहे हैं, फ्लैग अपना और इंग्लैंड का, ये दोनों एक साथ लगे हुए हैं, इन दोनों को बराबर समान सम्मान मिल रहा है। तो ये हमें क्या नजर करवा रहा है, ये हमें क्या याद दिलवा रहा है, ये किस बात का हिंट दे रहा है कि एक तो सिमिलैरिटी है इंडिया और इंग्लैंड में, और एक कोई ना कोई क्या है, अंतर, डिफरेंस, अगेंस्ट। मतलब इस वाली तस्वीर में और इस वाली तस्वीर में फर्क समझ गए कि ये वाली तस्वीर हमें किसकी तरफ इशारा कर रही है, ऑफर का, कि इंडिया में भी ऑफर करने के बाद वापस ले सकते हैं, इंग्लैंड में भी ऑफर करने के बाद वापस ले सकते हैं। लेकिन ये दूसरी तस्वीर आपके सामने जो स्क्रीन पर है वो क्या बता रही है कि इंडिया और इंग्लैंड में फर्क है किस बात का, एक्सेप्टेंस को लेकर। इंडिया में एक्सेप्टेंस करने के बाद भी आप उसे वापस ले सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड में एक बार एक्सेप्टेंस आपने कर दी तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि यहां पर क्या टॉपिक लिखा हुआ है। तस्वीर उड़ा दी हमने और अब हम पढ़ते हैं रूल क्या कहता है। पहले कंपैरिजन सिमिलैरिटी वाला करते हैं। ये देखिए, द लॉ रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज द सेम, कहां पर, सेम कहां पर, इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड, बट द लॉ रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिफरेंट। मतलब ऑफर जैसे वहां वापस हो सकता है वैसे यहां वापस हो सकता है।
तो अगर ऑफर के रिवोकेशन का कंपैरिजन करना है तो आइए थोड़ा सा बात लिख लेते हैं कि ऑफर को रिवोक करने की अगर बात होगी तो फिर दोनों देशों की परिस्थिति एक जैसी है। आइए लिखें, ऑफर कैन बी रिवोक्ड, ऑफर कैन बी रिवोक्ड, ऑफर कैंसिल हो सकता है, कैन बी रिवोक्ड इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड। ऑफर को रिवोक कर सकते हैं हम भारत में भी और भारत के बाहर इंग्लैंड में भी। इट मींस लीगल पोजीशन of revocation of offer is same in India and England। ऑफर को रिवोक करा जा सकता है भारत में भी और इंग्लैंड में भी। इसका मतलब है कि जो लीगल पोजीशन है ऑफर को रिवोक करने की भारत में और इंग्लैंड में वो सेम है। लेकिन ऐसा दोस्तों एक्सेप्टेंस के साथ नहीं है। एक्सेप्टेंस में भारत में रिवोकेशन हो सकता है, इंग्लैंड में नहीं हो सकता। आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिख लिया ना आपने? यस। अब जरा देखते हैं इसको सेंटर में लाके कि ये क्या कहता है। एज एक्सेप्टेंस इन इंग्लिश लॉ कैन नॉट बी रिवोक्ड। ओहो, इंग्लिश लॉ में एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं हो सकती। मैं भी यही बोल रहा था बहुत देर से। सो दैट वंस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रॉपरली पोस्टेड कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इन इंडियन लॉ द एक्सेप्टर कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस रीचेस। हमारे यहां तो इससे पहले के एक्सेप्टेंस पहुंचे आप उसे कैंसिलेशन कर सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड के लॉ में अगर आपने एक बार एक्सेप्टेंस कर दी तो बस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये इंग्लैंड है और ये इंडिया है। देख लीजिए ध्यान से। इंग्लैंड की पोजीशन, एक बार एक्सेप्टेंस कर दी तो बस बंदूक से गोली निकल गई, अब कुछ नहीं हो सकता। बारूद में आग लग गई, अब कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए सर विलियम एंडरसन ने ऐसा बोला था। लेकिन यहां पर इससे पहले के आग लगे हम बारूद को सफाया कर देते हैं या फिर हम आग का सफाया कर देते हैं। ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों को रिवोक कर सकते हैं। राइट? इसे हटा दूं, जरा लिखना था कुछ थोड़ा सा। लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ साथ। पहला पॉइंट, लीगल पोजीशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन इंडिया एंड इंग्लैंड is exactly opposite। is exactly opposite। ये सिचुएशन बिल्कुल क्या है? ऑपोजिट। दूसरी बात, इन इंग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट टेक्स बर्थ the moment acceptance is posted। इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट जन्म ले लेता है जिस पल एक्सेप्टेंस पोस्ट हो जाती है। वाइल इन इंडिया, भारत में क्या रूल है? वाइल इन इंडिया acceptance can be cancelled even after posting,
एनी टाइम बिफोर इट रीचेस। इससे पहले कि ये सामने वाले तक पहुंचे हम इसको वापस ले सकते हैं। क्लियर हो गया जी। ये है इंडियन और इंग्लिश लॉ की तुलना। इंडिया और इंग्लैंड का कानून क्या कहता है उसकी तुलना आपके सामने हो गई। ऑफर में तो कोई फर्क है नहीं, एक्सेप्टेंस में फर्क है और वो आपने देख लिया, इसे लिख लिया आपने। अब रिवोकेशन में आखिरी टॉपिक है मोड्स ऑफ रिवोकेशन। अब रिवोकेशन में अंतिम बात है कि रिवोकेशन कितने तरीकों से हो सकता है। रिवोकेशन करते समय हमें कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं। जनरली ऑफर को रिवोक करने के तरीके हैं कई सारे, एक्सेप्टेंस को रिवोक करने के तरीके वही हो सकते हैं जो ऑफर को रिवोक करने के हैं, लेकिन सीए फाउंडेशन की आपके इंस्टीट्यूट की किताब में सिर्फ एक टॉपिक है, हाउ टू रिवोक ऑफर। हाउ टू रिवोक एक्सेप्टेंस का टॉपिक नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय कि जब हम एक बार ऑफर कर चुके होते हैं तो किस किस तरीके से रिवोकेशन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पहला मोड, दूसरा मोड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 प्रकार के हमारे पास तरीके हैं जिनसे हम रिवोकेशन कर सकते हैं। इन 7 तरीकों की दुनिया में प्रवेश करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ऑफर और एक्सेप्टेंस भारत में दोनों रिवोक हो सकते हैं। ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों देने के बाद वापस छीने जा सकते हैं। दोनों को रिवोक करने के कई तरीके होते होंगे, जैसे चिट्ठी लिखना, टेलीफोन करके बताना, ईमेल करना, एक्सप्रेशन करना, इम्प्लाइड बताना, तमाम अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लेकिन सीए फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल में किसका रिवोकेशन का तरीका लिखा हुआ है? सिर्फ ऑफर का। मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर 7 बताए गए। मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आपके इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर नहीं है। ठीक है सर, आइए। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, यही फायदा होता है एक्सक्लूसिव पढ़ने का। ये क्लास सीए फाउंडेशन के लिए बनाई गई है, तो इसमें सिर्फ सीए फाउंडेशन का खेल खेला जाएगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि अगर हम मिक्स पढ़ते हैं, सीए, सीएमए, सीएस का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेम है भाई, एक साथ पढ़ लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, गलत बात। कुछ आपके यहां पर एक्सक्लूसिव है, कुछ उनके यहां पर एक्सक्लूसिव है। आप सोचिए, पेपर मुझे और आपको नहीं बनाना, पेपर सीए इंस्टीट्यूट को बनाना है। तो जब पेपर सीए इंस्टीट्यूट को बनाना है तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम उनकी बनाई गई किताब से अध्ययन करें, हम उनकी बनाई हुई किताब की बातों को समझकर पेपर की तैयारी करें। अरे जब वो कह रहे हैं मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर है, मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है, तो क्यों आप पीएचडी करने पर तुले हैं? ज्ञान बहुत आवश्यक है लेकिन नंबर अनिवार्य है, राइट? आइए दोस्तों, तो 7 बड़े तरीके पढ़ते हैं रिवोकेशन करने के, स्पेशली ऑफर को रिवोक करने के। देखिए, सबसे पहला थम्स डाउन। व्हाट इज दिस थम्स डाउन? हाँ करने के बाद साफ साफ चिट्ठी लिख दीजिए, आई एम सॉरी। पहले हमने थम्स अप कर दिया, लेकिन अब हम थम्स डाउन कर रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ नो, एक्सप्रेशन ऑफ रिजेक्शन। सीधे सीधे जाके कहिए, राजू देख मैं तो कर नहीं सकता, मैंने अपना ऑफर वापस ले लिया। मैंने तुझे बोला था कि मैं अपना घर बेचूंगा, तूने मुझे अब तक बताया नहीं, लेकिन आज मेरा मन ना बदल गया, अब नहीं। ऑफर को करने के बाद कैंसिल करने का पहला तरीका है क्लियर कट बोल दो। आपने किसी को बोला क्या तुम मुझे काली गाड़ी बेचोगे, आप उसको जाके बोलो भाई अब कोई जरूरत नहीं है हाँ या ना करने की, मैं अब नहीं खरीदना चाहता, मेरा ऑफर जो था तेरे लिए वो कैंसिल हो गया। ये सिंपलेस्ट है, सबसे इजी है भाई। देखो, थम्स डाउन का चित्र मैंने इसलिए बनाया कि आप समझ सकें कि ऑफर को कैंसिल करने का बड़ा प्यारा तरीका। ये देखो आप, ए ऑफर्ड बी टू सेल गुड्स एट ₹5,000 थ्रू अ पोस्ट। ए ने सेल करने का ऑफर करा 5,000 रुपए में, लेकिन ए को कोई और पैसे दे रहा है, सी। ए रिसीव्ड हाईएस्ट बिड। ए ने बी को सामान बेचने का ऑफर करा कि मैं तुझे 5,000 में बेच दूंगा, लेकिन इससे पहले के सामने वाला हाँ करता, हमें कोई और ग्राहक मिल गया जो महंगे पैसे दे रहा है, ज्यादा पैसे दे रहा है, महंगा सामान खरीदने को तैयार है। तो ए ने क्या करा, अपना ऑफर कैंसिल कर दिया इन्फॉर्म करके टेलीफोन पर कि भाई मैं तुझे नहीं बेचूंगा और किसी और को बेचूंगा। और हम ये क्यों बताएं किसी और को बेचेंगे? भाई मैं आपको सामान बेच रहा था, ये घड़ी मैं आपको बेच रहा था, भाई मैंने आपसे कहा घड़ी 500 रुपए में ले लो, आपने कहा ठीक है बताऊंगा।
इससे पहले कि आप बताते मुझे कोई और बायर मिल गया, वो 1000 रुपए दे रहा मुझे, तो मैंने 1000 रुपए में घड़ी उसे बेच दी, खत्म हो गई बात। सर ये सोचिए कि अगर हमारे पास, अगर ऑफर करने के बाद हमें लगता है कि ऑफर नहीं करना चाहिए था या कहीं और से अच्छी डील मिल रही है, तो उसको बोल दो यार, खत्म हो गई बात। पहला तरीका को तरीका थोड़ी समझने लायक, ऑफर करा, करने के बाद हमको पसंद नहीं आ रहा, नमस्ते, बात खत्म हो गया, ऑफर खत्म। देखो भाई कैसे करना है, दिस इज टू इजी टू अंडरस्टैंड भाई। योर लाइफ योर चॉइस। क्या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए एक्सेप्टेंस, यहां पर लिखिए आप, इट इज द बेसिक मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ये सबसे बेसिक मोड है ऑफर के रिवोकेशन का। If after making offer, we wish to cancel it, अगर ऑफर करने के बाद हम इसे कैंसिल करना चाहते हैं, इफ आफ्टर मेकिंग ऑफर वी विश टू कैंसिल इट, तो क्या करना चाहिए? वी कैन सिंपली इन्फॉर्म the offeree that offer is cancelled। लेकिन ये तभी हो सकता है जब सामने वाले ने एक्सेप्ट अभी ना करा हो। अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। इट इज पॉसिबल, ये संभव है, इट इज पॉसिबल only before acceptance is made। इससे पहले कि एक्सेप्टेंस हो आप ऐसा कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस करने के बाद ऐसा नहीं कर सकते। इसे नोट कर लीजिए। पहला तरीका दोस्तों हद से ज्यादा आसान है। अरे सीधे सीधे जाके कहना है भाई हमने जो कल ऑफर करा था अब हमें मंजूर नहीं है, या ऑफर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, ऑफर हमारा कैंसिल, नमस्ते। क्लियर हो गई जी बात, राइट, बिल्कुल क्लियर। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके का नाम आप देख पा रहे होंगे मंच पर। मंच मतलब स्टेज। बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम का लैप्स हो जाना। मान लो ऑफर करने वाले ने ऑफर करने के साथ साथ ये बताया था कि 3 दिन के अंदर कृपया जवाब दें, क्या आप अपना घर मुझे बेचेंगे? ये मैंने आपको ऑफर करा और आपसे कहा भाई 3 दिन में बता देना, क्योंकि फिर मुझे जल्दी है, मैं कहीं और से घर खरीदूं। 3 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये घर बेचना है कि नहीं बेचना। तो 3 दिन बाद मेरा ऑफर अपने आप खत्म हो गया। पहले वाले में तो दोस्तों आपको मैं बताऊं, ये जो पहला वाला था जिसमें आपने ऑफर को कैंसिल करने के लिए थम्स डाउन करा था, आपने बात करने के बाद अपना ऑफर वापस लिया था, तो यहां पर तो टाइम की वजह से नहीं, अपनी इच्छा की वजह से हमने वापस लिया। भाई हमने ऑफर करा, उसके बाद हमें नहीं ठीक लग रहा कि हम ऑफर कंटिन्यू करें, तो हमने वापस ले लिया। लेकिन जो दूसरा वाला है दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं घड़ी धीरे धीरे वैनिश हो रही है। भाई आपको याद होगा, कहावत नहीं है, समय आगे बढ़ रहा है, गया हुआ समय वापस नहीं आ सकता। तो ये वही है, टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम खत्म होता चला जा रहा है। जब समय के साथ ऑफर करा गया था, जब आपको ये बताया गया था कि आप ऑफर को 3 दिन में स्वीकार करिए, और 3 दिन आज हो गए आपकी तरफ से, हाँ आई नहीं, तो हमारा ऑफर रिजेक्ट हो गया। अब हम कहीं और देखें अपनी कहानी। अगर हमें घर खरीदना है और मैं आपसे पूछ रहा हूं घर बेचोगे नहीं बेचोगे, आप 3 दिन में जवाब नहीं दे रहे, तो 3 दिन के बाद समय खत्म हो गया। अब आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब तो आपको ऑफर दोबारा हम करें तो बात अलग है, नहीं तो अब ऑफर तो कैंसिल। ये देखिए क्या लिखा है, द टाइम फॉर एक्सेप्टेंस कैन लैप्स। एक्सेप्टेंस का समय लैप्स हो सकता है, एक्सेप्टेंस का समय समाप्त हो सकता है, इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। और आपको याद दिलाऊं, अगर स्पेसिफाइड टाइम नहीं भी था तो आपको याद होगा आपने रीजनेबल शब्द पढ़ा था। मान लो हमने नहीं बताया कि 3 दिन के अंदर बताओ, लेकिन दोस्तों 2 साल गुजर गए, आपने हाई नहीं करी, तो हम इंतजार करते रहे आपका कि आप 2 साल तक जवाब दोगे।
देखिए, अगर हमने टाइम स्पेसिफाई करा है कि आपको एक्सेप्टेंस इतने दिनों में देनी है, तो उतने दिन तक अगर आप चुप रहे तो ऑफर कैंसिल हो जाएगा अपने आप। लेकिन अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं भी है, अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, नो स्पेसिफाइड टाइम, तो भी कम से कम दोस्तों रीजनेबल टाइम लिमिट के अंदर अंदर तो कम से कम होना चाहिए। रीजनेबल टाइम लिमिट के अंदर तो होना चाहिए, रीजनेबल समय के अंदर अंदर तो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। समय आप बीता चला जा रहा है और आप जवाब नहीं दे रहे। कार्य की इंपॉर्टेंस के आधार पर तय होता है रीजनेबल टाइम। आपको मैंने मेले का उदाहरण दिया था कि मैंने टेंट हाउस को बोला मुझे मेले में दुकान लगानी है, क्या तुम अपना टेंट का कपड़ा मुझे दोगे, टेंट मुझे दोगे? वो टेंट हाउस वाले कह रहे हैं हाँ अभी बताते हैं कि देंगे कि नहीं देंगे। यार मेला खत्म हो गया। सोचो, मेला खत्म होने के बाद होली पर होली के रंगों का ऑर्डर आपने दिया अमेज़न को कि क्या तुम मुझे होली के रंग भिजवाओगे? वो अमेज़न कह रही है यस यस व्हाई नॉट, ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी होली के बाद किए तो फायदा क्या? इसका मतलब यह हुआ कि एक्सेप्टेंस समय पर नहीं करोगे तो हमारा ऑफर अपने आप लैप्स हो जाएगा। कब तक इंतजार करेगा वो मासूम ऑफर आपके एक्सेप्टेंस का? ठीक लिखिए, if a time has been specified, if a time has been specified for giving acceptance, if a time has been specified for giving acceptance, अगर एक टाइम बताया गया है किस बात के लिए? for giving acceptance, कॉमा, it should be accepted or rejected, जो भी करना है उतने टाइम में कर लो। it should be accepted or rejected within such time limit. it should be accepted or rejected within such time limit, उतने समय में वो स्वीकार या अस्वीकार हो जाना चाहिए। if a specified time is not present, मतलब अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन शुड कम, कब आनी चाहिए? शुड कम विद इन रीजनेबल टाइम। और अगर ये दोनों समय ओवर हो गए, स्पेसिफाई वाला और अगर स्पेसिफाई नहीं है तो रीजनेबल वाला, तो ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। लिखिए, if specified or reasonable time limit is over, offer gets revoked। और हम रिवोक नहीं कर रहे, ऑफर अपने आप रिवोक हो जाता है। अगर ऑफर करते समय हमने टाइम लिमिट बताई थी तो बस उस टाइम के बाद ऑफर खत्म हो गया, आप कुछ बचता ही नहीं। क्लियर हो गया जी? लैप्स ऑफ टाइम। तो पहला वाला आपको याद दिलाऊं, पहला वाला क्या था? जहां पर आप खुद जाकर बोलकर आए थे कि भाई मैं ऑफर में कंटिन्यू नहीं कर सकता। दूसरे में आपने जितना समय दिया था उतना समय एक्सपायर हो गया, आप कुछ नहीं हो सकता। तीसरे समय में आप देख रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। जब हमने ऑफर करा था तो हमने ऑफर करते समय यह कहा था कि आप ऑफर एक्सेप्ट तभी कर सकते हो जब आप बनारस आओगे और अपने मकान की चाबी अपने हाथ से हमें दोगे, तब हम खरीदेंगे। उसने चिट्ठी पोस्ट कर दी कि घर आपका हुआ, ऐसे नहीं ना। जिस प्रेस्क्राइब्ड तरीके से, जिस प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस का वर्णन का डिस्क्रिप्शन ऑफर में हुआ था, एक्सेप्टेंस उसी तरीके से होनी चाहिए। आप याद करिए, आपने रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस पढ़े हैं, आप कसम खाइए सीए फाउंडेशन की लॉ की। आप भूल गए तो गलत बात। आपने पढ़ा था कि ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए उतने समय में जितना समय बताया गया
आपने पढ़ा था ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए उस आदमी के द्वारा जिसको करा गया था। आपने पढ़ा था कि ऑफर एक्सेप्ट करने का वो तरीका होना चाहिए जिस तरीके से बताया गया था, मांगा गया था, पूछा गया था, रिक्वेस्ट की गई थी। वो बात अलग है कि कोई तरीका प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, फिर किसी भी तरीके से एक्सेप्ट कर लो, लेकिन ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद द प्रेस्क्राइब्ड मोड। और अगर आप प्रेस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर से ऑफर क्या हो जाएगा? रिवोक। आप पढ़ रहे हैं वो खेल जिसमें ऑफर खत्म हो रहा है, तो ऑफर के खत्म होने का पहला तरीका हमने खुद जाकर खत्म कर दिया। दूसरा तरीका वो टाइम ओवर हो गया जिस टाइम में ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए था, तो ऑफर खत्म हो गया। तीसरा तरीका जिसमें हमने कंडीशंस बताई थी सामने वाले को कि देख स्वीकार करियो तो इसी प्रकार करना, अगर तूने इस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं करी तो फिर ऑफर कैंसिल हो जाएगा। यहां पर वही बात है। टर्म्स एंड कंडीशंस का फोटो आप देख लीजिए बार बार। टर्म्स एंड कंडीशंस का पिक्चर इसलिए लगाई गई यहां पर कि आप समझ सकें कि टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक अगर एक्सेप्टेंस नहीं आई तो फिर गलत हो जाएगा मामला। चलो इस चित्र को उड़ा देते हैं। ये देखते हैं, एक प्यारा सा एग्जाम्पल है। सपोज ए, हमारा ए प्रपोज करता है। हाँ जी, क्या प्रपोज करता है? वो वाला नहीं है, कुछ और है। सपोज वेयर ए प्रपोजेस टू सेल हिज हाउस टू बी। वो बी को अपना घर बेचने का वादा कर, प्रपोजल करता है, ऑफर करता है। कितने में? 5 लाख में। लेकिन शर्त क्या है कि बी अपनी जमीन हमें देगा। हालत देखो आप, प्रोवाइडेड बी लीजेस इज लैंड टू ए। वाह भाई वाह, ए कह रहा है मैं अपना घर बेच दूंगा बी को। बी चाहे तो हाँ कर दे, लेकिन शर्त यह है कि बदले में बी को अपनी जमीन मुझे लीज पर देनी पड़ेगी। लीज मतलब लॉन्ग टाइम ऑफ रेंट, किराया समझ लीजिए। अभी लीज समझने का समय नहीं आया आपके। लीज पर। अब देखो, अगर बी ने कहा कि नहीं जी मैं लीज पर अपनी जमीन नहीं दूंगा, तो ऑफर तो कैंसिल हो गया अपने आप। मैं इस उदाहरण को एक बार आपको बता देता हूं कि आप और मैं हैं। मैंने आपसे कहा क्या तुम मेरा घर खरीदोगे? आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस टू यू। आई पुट एन ऑफर बिफोर यू। मैं आपसे कहता हूं कि मेरा घर खरीद लो आप, लेकिन ये जो आप मेरा घर खरीदने का बात करोगे वो तभी आगे बढ़ेगी जब आप अपनी जमीन मुझे किराए पे दोगे। आपने कहा नहीं मैं अपनी जमीन तो किराए पे दे नहीं सकता, सॉरी। तो जब आप अपनी जमीन मुझे किराए पे नहीं दे सकते तो जानते हैं इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा क्लियर है, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट, इसका मतलब बड़ा सीधा है। जानते हैं क्या? कि जो मैंने ऑफर करा था उसका आपने सम्मान नहीं करा, वो ऑफर अपमानित होकर खत्म हो गया। भाई मैंने आपको ऑफर करा था और उसमें कुछ शर्त रखी थी कि आप अपनी जमीन मुझे किराए पे दोगे तब मैं अपना घर आपको बेच सकता हूं। यू डिड नॉट एक्सेप्ट दिस, यू डिड नॉट एक्सेप्ट द कंडीशन, यू आर रेडी टू परचेज। आपने ऑफर रिजेक्ट नहीं करा, आप ऑफर में हाँ करने को तैयार हो, लेकिन आप उस शर्त को मानने को तैयार नहीं हो जो ऑफर करने वाले ने आपके सामने रखी। ये अगला तरीका है ऑफर को रिजेक्ट करने का, ऑफर को कैंसिल करने का, ऑफर को रिवोक करने का, ऑफर को खत्म करने का, ऑफर को मार देने का, ऑफर को अपमानित कर देने का। आइए दोस्तों इसे हटाते हैं, एक तरफ रख देते हैं और फिर अपना रूल खुद लिखते हैं। हाँ जी, हमने पढ़ा था ऑफर कैन बी कंडीशनल। ऑफर कैन बी कंडीशनल मतलब ऑफर के अंदर कंडीशन हो सकती है। इट मीन्स acceptance of those conditions become mandatory to make a contract। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये जरूरी है कि सामने वाला हमारी बताई हुई कंडीशंस को एक्सेप्ट करे। अगर सामने वाला हमारी बताई हुई कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर तो ऑफर वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। इफ ऑफर कंटेन्स कंडीशंस but offeree refuses to honor them, ऑफरी उन्हें मानने को तैयार नहीं, ऑफरी refuses to honor them, comma,
offeree refuses to honor them, there shall be no acceptance and offer will get revoked. ऑफर कैंसिल हो जाएगा। तो कंडीशन किसी भी तरीके की हो सकती है, एक्सेप्टेंस को करने की, एक्सेप्टेंस को मानने की। कोई भी शर्त अगर ऑफर करने वाले ने रखी और आप मान नहीं रहे तो भाई ऑफर कैंसिल हो गया। अब आप इसे लिख लीजिएगा, मैं आपको याद दिलाता हूं। पहला रिजेक्शन का तरीका क्या था, पहला रिवोकेशन का तरीका क्या था, ऑफर को कैंसिल करने का पहला तरीका क्या था, सीधे सीधे गए ऑफर को मना कराए। दूसरा तरीका क्या था, ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए आपने एक निश्चित समय दिया था, वो समय पूरा हो गया, अब ऑफर खत्म हो गया। तीसरे में आपने सामने वाले के सामने कुछ शर्तें रखी, ऑफर करते समय आपने कुछ कंडीशंस रखी और वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई तो ऑफर रिजेक्ट हो गया। अब देखिए ये क्या है, पहले तस्वीर दिखाता हूं आपको। यहां पर लिखा है RIP, समझ गए आप, रेस्ट इन पीस, भगवान आत्मा को शांति दे। किसकी, ऑफरर या ऑफरी में से कोई एक मर गया, डेथ हो गई उसकी, या इंसैनिटी मतलब पागलपन। तो ऑफर करने वाला या ऑफर प्राप्त करने वाला मर जाए या पागल हो जाए तो ऑफर कहां बचेगा दोस्तों, बस वो है अगला पॉइंट। मुझे तो लगता है कि इसमें कुछ समझने समझाने का भी स्कोप नहीं है भाई। ऑफर को जिसने किया या तो वो ईश्वर को प्यारा हो जाए, या जिसको हमने ऑफर करा वो ईश्वर को प्यारा हो जाए, या तो जिसने ऑफर करा वो पागल हो जाए, या जिसको ऑफर किया गया वो पागल हो जाए। देखिए आप, डेथ और इंसैनिटी of the proposer would result in automatic revocation of the proposal, but only if the fact of death or insanity comes to the knowledge. अगर ये बात लोगों को पता चलेगी तो, जब तक मृत्यु की जानकारी पता नहीं हो जाती सबको तब तक ऑफर चलता रहता है। जब तक पागलपन की जानकारी सबको पता नहीं चल पाती तब तक ऑफर चलता रहता है। आप स्कैनर का मतलब पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का जब सवाल करेंगे मेरे साथ तो आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कई खेल ऐसे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में क्या दोस्तों, कानून के हर चैप्टर में कुछ ना कुछ खेल ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको कॉमन सेंस से अलग मिलेंगे। भैया एक आदमी मर गया तो जब वो मर गया तो खेल खत्म हो गया ना, बात पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं, वो उसे चालू रखना पड़ता है। आप ऑफर, मान लीजिए ऑफर करने वाला मर गया, ऑफर करने वाला पागल हो गया, लेकिन इस बात की जानकारी अभी समाज को नहीं हुई, इस बात की जानकारी अभी दुनिया को नहीं हुई, इस बात की जानकारी अभी सबको हुई नहीं। अब सोचो कि अगर ऑफर की जानकारी सब ऑफर करने वाला मर गया, इस बात की जानकारी सबको नहीं हुई, तब भी वो तो मरा हुआ ही है। लेकिन लॉ टेक्निकल बात करता कि ऑफर तब तक जिंदा रहेगा जब तक मरने वाले की जानकारी सामने वाले तक पहुंच नहीं जाती। ऑफर तब तक जिंदा रहेगा जब तक उसके पागल होने की जानकारी सामने वाले तक पहुंच नहीं जाती। राइट, ये लिखा है। ठीक, इसे अब अपने शब्दों में लिख लेते हैं, इसको उठाकर इधर सरका देते हैं। आइए लिखें दोस्तों, डेथ और इंसैनिटी, डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर और ऑफरी, डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर और ऑफरी कैंसल्स द ऑफर। द ओनली कंडीशन इज, इकलौती शर्त यह है, द ओनली कंडीशन इज दैट, इकलौती शर्त क्या है, द ओनली कंडीशन इज दैट डेथ और इंसैनिटी should come in knowledge of contracting parties। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की नॉलेज में यह बात आ जानी चाहिए कि मृत्यु या पागलपन हो गया है। देखिए चार प्यारे से तरीके,
बताइए पहला तरीका क्या था? आपने ऑफर किया और जिसको ऑफर किया उसको जाके फिर बोल दिया भाई ऑफर कैंसिल, राइट? कम्युनिकेशन। दूसरा, लैप्स ऑफ टाइम, टाइम ही ओवर हो गया जो आपने सामने वाले को दिया था कि भाई 3 दिन में बताना, 3 दिन खत्म हो गए, और अगर टाइम बताया नहीं था तो रीजनेबल टाइम। तीसरे वाले केस में क्या है बताइए कि कुछ कंडीशंस आपने बताई थी, सामने वाले ने वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करी। चौथा क्या है बताइए कि यहां पर आपने सामने वाले को ऑफर करा तो ऑफर जिसको कराया तो वो गए चला गया धरती छोड़कर, या जिसने ऑफर करा वो चला गया। आइए देखते हैं पांचवा। ये क्या है? ये रस्सी खींच रहे हैं लोग, ये रस्सी नहीं खींच रहे, ये इसको ऑफर किया, ए ने बी को ऑफर करा तो बी को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन बी क्या कर रहा है? बी ए को फिर क्या कर रहा है? काउंटर ऑफर। तो आपको याद दिला दूं, आपने पढ़ा है काउंटर ऑफर, भूल गए शायद आप। काउंटर ऑफर का अध्ययन किया है आपने। काउंटर ऑफर में जब जैसे ही ये काउंटर ऑफर बनकर तैयार हुआ तो जो ओरिजिनल ऑफर है वो क्या हो जाता है? कैंसिल। ये दोनों रस्सी इसलिए खींच रहे हैं कि दोनों कह रहे हैं मैं ऑफर करूंगा, मैं ऑफर करूंगा, मैं ऑफर करूंगा। वो दूसरे को और दूसरा पहले को ऑफरर और ऑफरी बनाने में लगे पड़े। अरे जब ए ने बी को ऑफर करा तो ए ऑफरर, और जब बी ने पलटकर ऑफर करा तो बी ऑफरर, दोनों ही ऑफरर हो गए। खींच लो रस्सी जितनी खींचनी है। समझ आ गया जी? बिल्कुल क्लियर। खैर, तस्वीर को तो वापस अपनी जगह पर ले आते हैं। और इसको हाँ जी, काउंटर ऑफर के माध्यम से ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो जाता है, याद है ना? चलो इसको लिखना शुरू करते हैं। कंडीशनल एक्सेप्टेंस is not treated as acceptance. Conditional acceptance is not treated as acceptance. It is called काउंटर ऑफर। ये तो वही लाइन है ना जो आप कई बार पढ़ चुके हो, ये तो पक्की आ चुकी होगी आपको, ये तो बिल्कुल दिल में बस गई होगी। काउंटर ऑफर results in counter offer results in rejection of original offer। काउंटर ऑफर से जो ओरिजिनल ऑफर है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है सर, ये 5 तरीके हो गए। आप इसको लिखिए, मैं आपको 5 तरीके बताऊं। पहला कौन सा था? आपने जगह बता दिया ऑफर कैंसिल। दूसरा, टाइम लैप्स हो गया। तीसरा, कंडीशंस आपने बोला सामने वाले को कि वो पूरी कर ले, लेकिन उसने पूरी नहीं करी। चौथा आपने बताया कि चौथा क्या था? चौथा था डेथ और इंसैनिटी, के जो ऑफरर है या ऑफरी है वो मर गया या पागल हो गया। पांचवा आपके सामने क्या है? काउंटर ऑफर करने से ओरिजिनल वाला ऑफर खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो 6th देखते हैं। ये क्या है? ये इसको देख रहा है और देखकर सोच रहा है हुआ क्या मेरे साथ, मैंने तो एक्सेप्टेंस कर दी थी, फिर ऑफर कैसे कैंसिल हो गया। दोस्तों यहां पर बिल्कुल वैसा ही है जो हमने कंडीशन से पढ़ा था। एक आदमी जो उस चित्र में परेशान है, पता है क्यों परेशान है? क्योंकि वो ये सोच रहा है कि मैंने तो एक्सेप्टेंस कर दी थी उसी दिन, कैलेंडर देख रहा है वो, लेकिन वो कह रहा है जब मैंने एक्सेप्टेंस कर दी थी ऑफर के ऊपर तो फिर ऑफर रिजेक्ट कैसे हो सकता है, फिर ऑफर कैंसिल कैसे हो सकता है? मतलब किसी ने आपको ऑफर दिया और आपने एक्सेप्टेंस भेज दी, वो आपसे कह रहा है आपने यार इतने दिनों को एक्सेप्टेंस नहीं करी। आप कह रहे हो हमने कब एक्सेप्टेंस नहीं करी, हमने तो बाबूजी उसी दिन भेज दी थी अपनी चिट्ठी। वो कह रहा ओहो चिट्ठी क्यों भेजी यार, ईमेल भेजना था। अगर ऑफर करने वाला आपको कहता है कि एक्सेप्टेंस करने के लिए कोई पर्टिकुलर मोड चाहिए तो फिर एक्सेप्टेंस उसी पर्टिकुलर मोड से भेजनी है। ऐसा ही कुछ मैंने कंडीशंस में भी आपको बताया था। आइए लिखते हैं सर।
if offerer has requested, if offerer has requested, अगर offerer ने request करी किस बात की? If offerer has requested क्या? The acceptance to be done, acceptance to be done in a particular mode. If offerer has requested the acceptance to be done in a particular mode, comma, it should be done in that mode only, या उसी मोड में होनी चाहिए, किसी और मोड में नहीं. और दूसरी बात, if it is not done in that mode, comma, offer will be deemed to be not accepted, means revoked. एक बात बोलूं आपको, इससे पहले जब हमने पॉइंट पढ़ा था फोर्थ वाला, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि कंडीशंस जो बताई गई हैं उसके मुताबिक ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए, वो और ये एक ही चीज है. बस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इसको अलग लिखा, उसको अलग लिखा, तो हम अलग मान रहे हैं. मैंने आपको क्या कहा, पेपर उन्होंने बनाना है, उनके मुताबिक ही हमें आगे बढ़ना है. इसमें और उसमें अगर आप फर्क ढूंढोगे तो ये मिल सकता है कि वहां बाकी सारी कंडीशंस की बात है, यहां पर सिर्फ प्रेस्क्राइब्ड तरीके की बात है कि जब आप एक्सेप्टेंस करो तो इस तरीके से करना, इस पर्टिकुलर मोड से करना. इसमें और पिछले वाले में फर्क समझ लीजिए. तो सबसे पहले सारे के सारे एक बार मोड रिवाइज कर लेते हैं. पहला वाला मोड बताइए कौन सा था? आपने क्लियर कट एक्सप्रेशन कर दिया, ऑफर कैंसिल, टाइम लैप्स हो गया, ऑफर कैंसिल. तीसरा, आपने सामने वाले को कंडीशंस बताई कि इस कंडीशन से करना है, ऑफर कैंसिल, उसने कंडीशन पूरी नहीं करी. फिर वो डेथ और इंसैनिटी वाला था, ऑफर कैंसिल हो गया. ये एक प्रेस्क्राइब्ड मोड वाला था, ऑफर कैंसिल हो गया. 5 हो गए ना. छठा कौन सा रह गया? बाय काउंटर ऑफर. तो अगर काउंटर ऑफर से आया, सामने वाले से कोई ऑफर आ गया तो ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गया. अब यह है जी आखिरी, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी. सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी मतलब यह है, आपको बताऊं, प्लास्टिक की पॉलिथीन होती है ना, जो सामान लेने के कैरी करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं. कई राज्यों ने, कई शहरों ने इंडिया में वो प्लास्टिक पॉलिथीन को ना वो कर दिया दोस्तों, बैन कर दिया कि प्लास्टिक पॉलिथीन यू कैन नॉट यूज. अब सोचिए कि प्लास्टिक पॉलिथीन बैन हुई किसी एक पर्टिकुलर दिन, सपोज करिए 5 अगस्त को प्लास्टिक पॉलिथीन बैन हुई, तो 5 अगस्त से ठीक पहले 4 अगस्त को हमने किसी को ऑफर कर रखा था, क्या तुम हमें प्लास्टिक पॉलिथीन बेचोगे, 5 पैकेट चाहिए. वो इससे पहले के जवाब देता, वो इससे पहले के आंसर करता, वो इससे पहले के हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करता, सरकार ने प्लास्टिक पॉलिथीन को ऊपर क्या लगा दिया? बैन. उसको क्या लगा दिया? इलीगल कर दिया. तो मान लीजिए जब हमने ऑफर करा था तब तो वो बिजनेस, वो चीज, वो बात, वो कमोडिटी जिसकी हमने ऑफर करा वो लीगल थी. अगले ही दिन हमारे ऑफर करने के बाद पता चला कि वो ऑफर इलीगल हो गया. तो इलीगल बाद में हुआ, जब हमने करा तो तब इलीगल नहीं था, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी. तो इसका मतलब है कि ऑफर करने के बाद वो ऑफर रिजेक्ट हो गया, रिवोक हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, जस्ट बिकॉज के जो सब्सटेंस था, जो टॉपिक था, जिस बारे में वो ऑफर था, वो खत्म हो गया. राइट. चलिए इसको मिटा देते हैं. पहले इसको, तस्वीर को वापस अपनी जगह ले जाते हैं और फिर लिखते हैं वही बात जो हमने अभी समझी. राइट. लिखिएगा, समटाइम्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑफर was legal at the time of making it. जब हम ऑफर कर रहे थे तो वो लीगल था. सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑफर was legal at the time of making it, but before
इट कुड बी एक्सेप्टेड, इससे पहले कि वो एक्सेप्ट होता, बिफोर इट कुड बी एक्सेप्टेड, इससे पहले कि वो एक्सेप्ट होता, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट मैटर was held to be illegal. अब जिस चीज के बारे में ऑफर करा वो चीज का बेचना खरीदना इलीगल हो गया। लिखेंगे सो ड्यू टू सब्सिक्वेंट मतलब बाद में, ड्यू टू सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी ऑफर स्टैंड्स रिवोक्ड। राइट, ये हो गए जी 7 तरीके। ऑफर स्टैंड्स रिवोक्ड, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। हमारे 7 तरीके पूरे हो गए कि रिवोक ऑफर कैसे होता है। एक आखिरी बार इसको देख लेते हैं दोस्तों। देखिए रिवोकेशन के तरीके। पहला तरीका कि आपने चिट्ठी भेजी, नोटिस भेजा, बता दिया कि भाई रिवोक हो गया, अब हम ऑफर को आगे नहीं ले जाना चाहते। दूसरा, वो घड़ी टाइम लैप्स होता चला जा रहा है। तीसरा, कि जो कंडीशंस बताई गई वो आप फुलफिल नहीं कर रहे। चौथा, कि आप ऑफरर की या ऑफरी की डेथ या इंसैनिटी हो गई। पांचवा, काउंटर ऑफर, पलटकर कोई और ऑफर आ गया। छठा, जिस तरीके से जिस मोड में बोला गया एक्सेप्टेंस करने को, उस तरीके या उस मोड में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और आखिरी क्या था? सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, जब किया था तब ऑफर वैलिड था, लेकिन बाद में आते आते वो ऑफर क्या हो गया? इनवैलिड, इलीगल। तो जब वो बाद में इलीगल बना तो फिर अपने आप वो ऑफर कैंसिल हो गया, कोई उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। राइट, अब आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टॉपिक का नाम सुनकर आपको ये याद आ गया होगा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस की बातें, मुलाकातें, वो चीजें, वो रूल्स, वो सब समाप्त हो गए। ऑफर और एक्सेप्टेंस नाम के टॉपिक का आज आपने अंत कर दिया। ऑफर और एक्सेप्टेंस का चैप्टर कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जितनी यूनिट इंस्टीट्यूट की बुक में है वो सारी वो अभी पूरी नहीं हुई। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अभी चालू है, अभी तो आप पहले पायदान पर हैं, अभी तो आप पहली सीढ़ी पर हैं। अभी तो आपने सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस को खत्म करा। बस मैं इस बात से खुश हूं और आपको भी इस बात से खुश होना चाहिए कि ऑफर और एक्सेप्टेंस का एक एक टॉपिक आपने बड़ी ईमानदारी से सॉल्व करा। आप जब इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके टॉपिक देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब हमारी यूनिट पहली खत्म हो जाएगी। ये देखिए आप, अब हमारे सामने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको जब मैंने शब्द बोला यूनिट, तो यूनिट का मतलब समझ आ गया ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो आपका चैप्टर है, सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के मुताबिक 6 अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड है। इंस्टीट्यूट की बुक में जो लॉ के अंदर 5 चैप्टर हैं, उसमें जो ये पहला चैप्टर आप कर रहे हो, वो पहला चैप्टर छोटे छोटे 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। आपको बता दूं कि अभी हम पहली यूनिट ही पढ़ रहे हैं, अभी आप पहली यूनिट पर ही हो। तो ये जो आप पहली यूनिट पढ़ रहे हो वो अभी समाप्त नहीं हुई। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक टॉपिक और है और फिर वो समाप्त होगी। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आज हम पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले मैं आपको ये चित्र दिखाऊं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये जो चित्र है, ये सारे के सारे टाइप बता रहा है। देखिए दोस्तों, वैलिडिटी के आधार पर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैलिडिटी के आधार पर मतलब वैलिड, इनवैलिड, मे बी वैलिड, मे बी इनवैलिड, टुडे वैलिड, टुमारो इनवैलिड, टुडे इनवैलिड, टुमारो वैलिड। अलग अलग हिसाब से 5 प्रकार के समझौते हैं, 5 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वैलिडिटी के आधार पर। फॉर्मेशन के आधार पर कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट का जन्म कैसे होता है। कभी बोलकर होता है, कभी बिना बोले होता है, कभी लिखकर होता है, कभी बिना लिखे होता है, कभी एक्सप्रेशन से होता है, कभी इंप्लीकेशन से होता है। तो देखिए आप, एक एक्सप्रेस्ड है, एक इंप्लाइड है, एक क्वासी है और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के कॉन्ट्रैक्ट है। 4 प्रकार ये हो गए। और फिर उसके बाद है परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो जो कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो गए वो एग्जीक्यूटेड, जो अभी पूरे नहीं हुए वो एग्जीक्यूटरी, जो एक तरफ से बाकी हैं वो यूनिलेटरल, जो दोनों तरफ से बाकी हैं वो बाइलेटरल। देखो आप, पहला एग्जीक्यूटेड, दूसरा एग्जीक्यूटरी, 2.1
और 2.2। सबसे पहले तो इस चित्र को आपने कॉपी नहीं करना, आपके पास तो बुक में ये लिखा हुआ है ना, मेरी किताब में ये चित्र बना हुआ है। आप सिर्फ ये देखो 5, 4, 9, 10 और 11, वो 11वें के अंदर ही दो छोटे छोटे टाइप्स हैं। और ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास हैं, इन सब में ऑफर होता है, इन सब में एक्सेप्टेंस होता है। वैसे आपको बताऊं क्वासी वाले में नहीं होता, वो तो एक एक्सेप्शन तो चलता है ना, 99.99% ऐसे बोल लेते हैं। चलो, सब में ऑफर होता है, सब में एक्सेप्टेंस होती है, सब में प्रॉमिस होता है, सब में कंसीडरेशन होता है, सब में अग्रीमेंट होता है, सब में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होती है, इसीलिए सब कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जब आप वैलिडिटी वाला टॉपिक देखते हो तो एक तो नाम है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एक नाम है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों का फर्क नहीं समझ आ रहा हमको? बड़ा आसान है कि अगर सब कुछ सही है तो वैलिड होगा और अगर सब कुछ खराब है तो वॉइड होगा। आज की क्लास में हम सिर्फ ये दो वैलिड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। अगली क्लास में इन बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की मुलाकात में हम सिर्फ दो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें क्लास के समय की जो सुइयां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और वो कम बच रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप जल्दबाजी में फटाफट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लें जस्ट बिकॉज ये आज का एजेंडा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अगली मुलाकात में सीख लेंगे। लेकिन फिलहाल ये दो टॉपिक वैलिड और वॉइड बड़ी आसानी से बचे हुए समय में आज के हम कर सकते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जब सारी चीजें नियम के अनुरूप हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक जो जो जहां जहां होना चाहिए वो वहां वहां हो, जैसे जैसे होना चाहिए वैसे वैसे हो, तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और अगर कोई एक ऐसी चीज मिसिंग है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, खराब है, खत्म है, तो उसे वॉइड बोलते हैं। आपने कभी वॉइड का डिक्शनरी मीनिंग देखा है? कंप्यूटर लैंग्वेज में भी कई जगह आपको वॉइड शब्द मिलेगा। तो जो वॉइड वर्ड है, वो वॉइड शब्द का अगर एग्जैक्ट मतलब देखा जाए कानून के अंतर्गत, तो वॉइड शब्द का क्या अर्थ है वो तो मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल आपको यह समझना पड़ेगा कि सिर्फ वॉइड शब्द का मतलब देखें तो क्या होगा। वॉइड का मतलब है मीनिंगलेस, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कर कर कोई फायदा नहीं हुआ, जिसको करने से कोई लाभ हानि नहीं हो सकती, जिसको करने से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो करके क्या फायदा। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों जिसको करके कुछ नहीं मिलने वाला आपको। मीनिंगलेस, अर्थहीन, बेकार, बर्बाद, खत्म, कैंसिल्ड। सब कुछ सही तो वैलिड और गलत तो फिर वॉइड। इतना सा मतलब है। आइए शुरुआत के दो कॉन्ट्रैक्ट्स आज की मुलाकात में हम समझते हैं। सबसे पहला ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीर देखिए आप। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नाम का ये टोकरी लिए बैठा है और इसमें तमाम सारी इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। देखिए, कॉम्पिटेंस, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एनफोर्सेबिलिटी, कंसीडरेशन, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, सब कुछ मिला हुआ है। और जब सब मिल जाता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वही मैंने आपको बताया, इफ एवरीथिंग whichever should be present is present, whatever is required is present, जो भी चाहिए वो है, तो फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसमें कोई खराबी नहीं है। इस तस्वीर को तो आर्टिस्टिकली बनाया गया है आपको दिखाने के लिए। इस तस्वीर में तो आपको ये बताया गया कि देखो भाई, अगर सब कुछ जो जो चाहिए वो हो तो फिर उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एक बार इसे पढ़ लेते हैं और फिर एक बार इसे लिख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, एन अग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सिएबल। ये बाइंडिंग भी है, एनफोर्सिएबल भी है, इसे अदालत में भी ले जा सकते हैं, ये सब कुछ सही है। क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स, जो जो जैसे जैसे जब जब जहां जहां होना चाहिए वो सब कुछ सही है। भाई आपने इतने नियम पढ़े, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो जो जो होना चाहिए अगर वो सब कुछ है तो बस उसे क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये है पहला। आइए यहां पर मैं कुछ आपके लिए लिख दूं और आप उसे नोट करेंगे, साथ साथ नोट करना है, ठीक है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज वन
which contains all essential elements of a contract. Such contracts are legally binding on everyone. हर आदमी इनसे बंधा है. On everyone, and they can be taken to कोर्ट ऑफ जस्टिस. इसको आप अदालत भी ले जा सकते हैं. लीगली एनफोर्सेबल शब्द मैं लिखना नहीं चाहता था, थोड़ा सा इजी रहना चाहिए बात. एनफोर्सेबल मतलब जिसे कोर्ट ले जा सके. इसे पॉज करके लिख लीजिए आप. बात बड़ी आसान है कि हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो आप अदालत ले जा सकते हो, जहां पर आप न्याय की मांग कर सकते हो, आप जज साहब से कह सकते हो कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और देखो सामने वाला अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो दिस इज क्लियर एंड दिस कैन बी टेकन टू द कोर्ट सो इजीली. राइट, क्लियर हो गई बात. चलो, अब दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट आज का क्लास में हमें करना है, ये आदमी देख रहे हैं आप, ये दुखी क्यों है? आपसे पूछ रहा है व्हाट शुड आई डू, मैं तो फंस गया. क्यों? क्योंकि इसने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो इनवैलिड है. इसने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसके अंदर वो सारी चीजें नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए. ये बेचारा फंस गया और दुखी है. इसने देखिए एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल. जो कॉन्ट्रैक्ट पहले सही था, सीजेस टू बी एनफोर्सेबल का मतलब है कि वो पहले सही था. दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाई कोर्ट ऑफ लॉ. जिसे आप अदालत में नहीं ले जा सकते, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब सही था. क्योंकि पता हूं आपको, अगर वो सही नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं. ये बात आप ध्यान से समझिएगा. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हम ये लिखेंगे कि ये अदालत नहीं जा सकता. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हम ये लिखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हम ये लिखेंगे कि इसमें कुछ खराबी है, लेकिन वो खराबी शुरू से नहीं थी. अगर वो खराबी शुरू से होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनता ही नहीं. वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बनने के बाद कोई खराबी आई उसमें, उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. आप प्लीज समझिए कि अगर सारी एसेंशियल चीजें इंक्लूड नहीं होंगी तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही कैसे. बड़े लंबे लंबे नारे हमने क्लास में लगाए थे जब हमने कहा था अग्रीमेंट 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 प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. तो क्या हुआ? हमने इसका मतलब सीखा कि जब तक सब कुछ सही होता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं वैसे भी. तो यहां पर आपको यह याद रखना होगा कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो शुरू में बिल्कुल सही होता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो अनएनफोर्सेबल हो जाता है. लिखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज इनिशियली वैलिड, a contract which was initially valid, comma, but it later on became invalid, comma, is called void contract. Second point, it was earlier enforceable by law. शुरू में सब कुछ सही था, but something happened due to which, कुछ ऐसा हुआ, something happened due to which, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच क्या हो गया बताइए? इट बिकेम अनएनफोर्सिएबल. मतलब इसे अदालत नहीं ले जाया जा सकता. इसे लिख लीजिए आप. लिख लिया? ये ध्यान रखिएगा कि पहले सब कुछ सही है, बाद में खराबी हुई है. राइट, मैं फ्रेम में आ रहा हूं, आप पॉज कर लेना. अगर शुरू से खराब होता तो मैं बार बार याद दिला रहा हूं, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं. वो जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब सब कुछ सही था.
कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिससे खराबी पैदा हुई। राइट दोस्तों, आपने ये देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स के कितने टाइप थे? 5। राइट, यहां पर 5, 4, 9 और 2, 11, 11.1, 11.2, तो कुल 11 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे। अभी तक हमने 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं जो बड़े इजी से थे, वैलिड और वॉइड, वैलिड और इनवैलिड, सही और गलत। एक वो जो अदालत जा सकते और एक वो जो अदालत नहीं जा सकते। जो अदालत नहीं जाते, ध्यान रखना, वो शुरू में जा सकते थे, बाद में कुछ हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, आगे की क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को और आगे बढ़ाएंगे। आप सब मुझसे लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। आपको जितने भी डाउट्स हो मुझसे जरूर पूछिए। मैंने हमेशा कहा कि मैं सिर्फ अ फोन कॉल अवे हूं, आप तक नंबर पहुंच गया होगा। आप मुझसे बात करिए, सवाल पूछे, वॉट एवर यू लाइक द बेस्ट, प्लीज डू दैट। राइट, स्टे कनेक्टेड। राइट, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स से दोस्त हैं उनके बीच में आप फैलाएं। बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए। आपके लिए, हमारे सीए बच्चों के लिए आपका हर एक चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको सीए की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूं, वेरी रीजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो सीए कोर्स को ऑप्ट किए हुए वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास सीए बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर। मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें। Hello everyone, this is Pari Maheshwari and I am a CA Foundation student. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate right now. Hello friends, myself Prashant Dikshit. I took coachings from COC Education. मैंने संतोष कुमार सर की क्लासेस ली थी CA इंटर ग्रुप 1 का। I took my accounts tuition from Santosh sir. सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, सबको पता है, वो तुम यूट्यूब में देख सकते हो। Thanks to Rahul Bhutani sir, he is my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think like that. इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। I take my business law classes from CA Raghav Goyal sir. He is just amazing. All the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step. मंडे टू सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है जिसमें आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करते हैं। The most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good marks. Thank you. थैंक्स टू COC जिन्होंने मेरी जर्नी को काफ़ी आसान बना दिया है। Thank you. Thank you so much. एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।